हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने पुस्तक क्षितिज भाग 1 से 2 गद्य खंड में 2 बैलों की कथा और यात्रा वृतांत लहासा की ओर तथा 2 ही काव्य खंड से कबीरदास की साखियां और सबद तथा कश्मीरी कवित्री ललदद के द्वारा लिखी गई वाक पर चर्चा की थी। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया एक रिपोर्टाज शैली में है, गद्य की ही शैली है, इस जल प्रलय में पर हमने विस्तार से बातचीत की थी और उसके प्रश्न और उत्तरों पर भी चर्चा की थी। अब थोड़ा सा व्याकरण की तरफ ध्यान करते हैं और हमारे पाठ्यक्रम में जो सीबीएसई के द्वारा निर्देशित किया गया है उसमें व्याकरण के विषयों में सबसे पहला विषय आता है उपसर्ग। प्रीवियस कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके होंगे, परंतु फिर भी एक बार हम शुरू से ही शुरू करते हैं। बस लेवल थोड़ा सा बढ़ता चला जाता है, परिभाषाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, परंतु फिर भी जानने और समझने योग्य हर क्लास में हर आयु में सीखने को रहता ही है। ऐसा हम सोच लें कि नहीं हमने किया था हमें आता है, तो ये ठीक नहीं है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जानने के लिए सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा जाननी होगी। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं या एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। बहुत सीधी सी भाषा में 2 लाइन की परिभाषा है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आ प्लस हार और शब्द बन गया आहार। अब ये आ क्या है? ये उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। नया शब्द क्या बना? आहार, नया शब्द। इसी प्रकार हम अन्य एग्जाम्पल देख सकते हैं। विहार, वी प्लस हार, विहार। हार में ही हमने वी उपसर्ग लगाया तो विहार बन गया और वी प्लस हार, विहार। और यदि निर उपसर्ग लगा देते हैं, निर प्लस आहार, तो बनेगा निराहार। क्लियर? यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे कि उपसर्ग क्या है। यानी किसी भी मूल शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, नया शब्द निर्माण हो जाता है, नया शब्द बन जाता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है तत्सम शब्द। तत्सम शब्दों से तात्पर्य है कि जो शब्द संस्कृत भाषा में हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए गए उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। दूसरा है तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग, ये उपसर्ग होते तो संस्कृत के ही हैं, परंतु इन्हें हमने हिंदी में प्रयोग में, हिंदी के रूप में या हिंदी में परिवर्तित करके हम प्रयोग में लाए हैं, तो ये तद्भव उपसर्ग हैं। और तीसरे आगत उपसर्ग हैं। आगत हिंदी भाषा हमारे भारतीयों जैसी, हमारे भारतवर्ष जैसी है कि जो भी आ जाता है
उसे स्वीकार कर लेते हैं, सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो इसमें अंग्रेजी के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, अरबी फारसी के जो भी शब्द हैं, उन सबको आज हम अपनी भाषा में, दैनिक भाषा में ठीक वैसे ही प्रयोग में लाते हैं जैसे हम हिंदी भाषा के शब्दों को लाते हैं। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम तत्सम उपसर्ग की परिभाषा लिखेंगे। वे उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए गए हैं वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे नि, उप, प्रति, सु, आ। नि का अर्थ नीचे, कम, अभाव, निवारण, और उप यानी समीप, उपकार, उपवास, उपनयन, प्रति यानी विरुद्ध, प्रतिकार, प्रतिरोध। कई सारे शब्द हैं ऐसे, और यदि हम पुस्तक खोलकर देखेंगे तो अनेकानेक शब्दों का हमें भंडार मिल जाएगा। इसके बाद है सु उपसर्ग। सु शब्द का अर्थ होता है उपसर्ग का अच्छा। सुपात्र, सुपुत्र, सुगम। बात समझ में आ गई है। और संस्कृत में मैंने कुछ ही एग्जाम्पल्स लिए हैं। आ यानी तक, या भर भी कह सकते हैं। आजीवन यानी जीवन भर, आमरण मरने तक। तो इस तरह के उपसर्ग हमारे ये तत्सम उपसर्गों के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा पॉइंट है तद्भव उपसर्ग। यह उपसर्ग पूरी तरह से आए तो संस्कृत से ही हैं, परंतु इन्हें हिंदी उपसर्ग के रूप में हमने प्रयोग किया, या तत्सम के तद्भव रूप को हमने, चूंकि हमने हिंदी में माना है उनको, इसीलिए इनको तद्भव उपसर्ग कहा जाता है। इसमें मैं इनके उपसर्ग आपको लिख देती हूं। तत्सम में नी के बाद है उप के बाद है प्रति, सु, आ। तद्भव उपसर्गों में है अ, अन, कु, दु और पर। अब इनसे शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। अ से अभाव, अगम, सुगम का विपरीत शब्द भी हो जाता है। अन यानी आधा, अध पका, अध खिला, अध कचरा, अधमरा। कु से आ जाता है बुरे से तात्पर्य होता है। कुपुत्र, कुपात्र। सु से मैंने सुपुत्र और सुपात्र बताया था, सुगम बताया था। कुपुत्र, कुपात्र। और फिर दो यानी हीन या कमतर, जिसको हम कहते हैं तो दुबला, दूसरा। फिर आता है पर यानी बाद, परसर्ग, परदेश, पराधीन यानी पर आधीन। तो इस तरह के ये इसमें शब्द आते हैं। और तीसरा भेद आता है आगत शब्द। ऐसे उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं या हम प्रयोग में लाने लगे हैं, उन्हें आगत उपसर्ग कहते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं खुश, अल, ये अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। गैर, बद। पहले है खुश, खुश मिजाज, खुशहाल। दूसरा है गैर, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिरी, गैर कानूनी। फिर उसके बाद है कम यानी थोड़ा, कमजोर, कमसिन,
इसके बाद आता है अल, निश्चित, अर्थ हुआ निश्चित, अलबेला, अलमस्त, और बद अर्थात बुरा। बद बू, बू गंध को कहते हैं। ये देखिए यहाँ एक ही लेटर का पूरा एक मूल शब्द है बू, और बू में हमने बद उपसर्ग लगाया तो वो दुर्गंध से तात्पर्य हो जाता है। बदमिजाज, बदनाम, बदकिस्मत, इस प्रकार से अनेकानेक शब्दों का निर्माण हम करना सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका एक्सरसाइज वर्क भी कुछ उपसर्ग मैं आपको भेज रही हूँ, जिसके आपको 2-2 शब्द अपनी क्लास वर्क कॉपी में निर्मित करने हैं। ठीक ऐसे ही 3 कॉलम बनाकर उपसर्ग, मूल शब्द और उसके बाद नवीन शब्द, 3 कॉलम बनाकर और फिर आपको शब्दों का निर्माण करना है। तो इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में आपके समक्ष में विषय है प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग के बाद प्रत्यय, तो उसके साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।